गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर्स आता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ा था, इसके बाद उल्फा को पढ़ा था एंड होप कि वो जो टॉपिक्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। अच्छा हाँ, ये भी है कि आप सबको ये भी पता है कि हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को उसमें कवर कर रहे हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में इन करेंगे। इसके बाद इकोनॉमिकल जो भी टॉपिक्स होंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी होगा, उन सारी चीज़ों को हम इसमें धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम में वो है रूस निर्मित मिसाइल युद्धपोत INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक है, तो रूस निर्मित, सबसे पहले तो INS तुसील जो है ये किसके द्वारा निर्मित है, यानी कि किसने इसका निर्माण किया है, तो रूस ने। ठीक है, ये चीज़ आप सबको ध्यान में रखना है। और INS तुसील क्या है, तो ये एक मिसाइल युद्धपोत है। ठीक है, चलिए पहले आगे देखते हैं इसमें क्या है। रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया। ओके, तो यहाँ पे आप सबको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि INS तुसील जो एक मिसाइल युद्धपोत है उसको कौन सी सेना में शामिल किया गया है, तो भारतीय नौसेना में। ठीक है, इस चीज़ को आप सबको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि INS तुसील जो है वो क्या है। जैसे कि ऑप्शन में इसमें रहेगा सैटेलाइट है, ड्रोन है, या पनडुब्बी है, या मिसाइल युद्धपोत है। तो उसमें मिसाइल युद्धपोत है, ये चीज़ आप सबको ध्यान में रखना है। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि INS तुसील जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो रूस के द्वारा किया गया है। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें निकल के आते हैं। ठीक है, आगे देखते क्या है। भारतीय नौसेना के लिए क्रिवाक थर्ड श्रेणी के 6 युद्धपोतों की आपूर्ति रूस द्वारा पहले ही की जा चुकी है। इनके उन्नत संस्करण के 4 अन्य गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों के लिए रूस के साथ भारत ने समझौता 2016 में किया था। अच्छा, युद्धपोतों के लिए 4 अन्य गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों के लिए रूस के साथ भारत ने समझौता किया था। कब किया था, तो 2016 में किया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिनसे युद्धपोतों का निर्माण रूस में ही किया जाना है, जबकि 2 भारत में बनेंगे। अच्छा, ये भी है कि कुछ इसमें जो है कुछ युद्धपोत जो है वो रूस में बनेंगे, जबकि 2 जो है वो भारत में बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे रूस के द्वारा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। रूस में बने ऐसे पहले युद्धपोत तुसील के एक मिनट, हाँ, रूस में बने ऐसे पहले युद्धपोत तुसील के कड़े समुद्री परीक्षण जनवरी 2024 में चल रहे थे। जनवरी 2024 में इसका जो परीक्षण चल रहा था। तुसील का अर्थ है अभेद ढाल, जिसको कि कोई भेद नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न परीक्षणों के पश्चात 30 नॉट यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम तथा 3850 टन विस्थापन क्षमता वाले इस युद्धपोत को रूस के तटीय शहर किलिनिनग्राद में गत 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी व कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे नौसेना में शामिल किया गया। किलिनिनग्राद से 17 दिसंबर को भारत के लिए रवाना हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये डेट दिया हुआ है 17 दिसंबर की, जहाँ पे इस युद्धपोत को सौंपा गया था, वहाँ से ये भारत के लिए 17 दिसंबर को रवाना हुआ। यह युद्धपोत जहाँ से बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर व अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर या पहुँचेगा। इसे भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसे भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। INS तुसील से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों में विगत वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना में INS तुसील की प्राप्ति को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत में मील का पत्थर बताते हुए रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण इसे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने करार दिया। ठीक है, इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी निकल के आते हैं बहुत सारे, आप लोग इसे एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, और जो भी फैक्ट से थे वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। INS तुसील क्रिवाक थर्ड क्लास का 7वां युद्धपोत है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला तो ये क्रिवाक थर्ड क्लास का 7वां युद्धपोत है। ठीक है, इस श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले ही भारतीय नौसेना में है, यानी कि इस श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले से ही भारतीय नौसेना में, और ये जो शामिल हुआ है ये 7वां युद्धपोत है।
इनमें से 3 तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग में बालिस्टिक शिपयार्ड में किया गया था, जबकि तीसरे 3 तेग श्रेणी के यंत्र शिपयार्ड में ही बनाए गए थे। तो ये सब श्रेणी का नाम है। INS सुशील इस श्रेणी के आगे के 2 युद्धपोतों में से पहला है। ठीक है, इस श्रेणी का अगला युद्धपोत तमाल 2025 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। ये तमाल देख रहे हैं आप लोग, तमाल जो लिखा हुआ है ये भी युद्धपोत का ही नाम है, इसी श्रेणी का है, जो कि 2025 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। जबकि शेष 2 रूस की मदद से गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। दिया हुआ था ना वहाँ पे कि 2 जो है वो यहीं पे बनेंगे हमारे देश में, लेकिन वो रूस की मदद से बनेंगे। ठीक है, कहाँ बनेंगे? तो गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। तो सबसे पहले नागास्त्र 1 जो है एक ड्रोन है जो कि सेना को मिला है, और 480 टोटल इनकी क्वांटिटी जो है 480 है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है, नागास्त्र 1 के बारे में जानते हैं आप। ठीक है, तो नागास्त्र 1 एक विशेष प्रकार के मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, जो अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। जैसे हम लोग ड्रोन कैमरा वगैरह मंगवाते हैं ना शादी वगैरह में, उसी तरह से ये नागास्त्र 1 जो है ये एक ड्रोन है जो कि दुश्मन के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है, और उसमें भी अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा सेना के लिए तैयार किए गए ऐसे 480 ड्रोन सेना को दिसंबर 2024 तक प्राप्त हो चुके हैं तथा इन्हें अब सेना में शामिल किया जा रहा है। भारत में ही निर्मित अपनी तरह के पहले मानव रहित आत्मघाती ड्रोन सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना लॉन्च पैड्स, प्रशिक्षण शिविरों, घुसपैठियों व हथियारों के डिब्बों को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब एक चीज़ पहले ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, तो भारत में ही निर्मित है और ये पहला मानव रहित आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, स्वदेशी, सबसे पहले तो ये पहला स्वदेशी मानव रहित आत्मघाती ड्रोन है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नागास्त्र 1 क्या है? तो पहला स्वदेशी मानव रहित आत्मघाती ड्रोन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, नागास्त्र 1 जो है वो क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि नागास्त्र 1 जो है वो क्या है। ऑप्शन में वहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा कि फाइटर जेट है या फिर सेटेलाइट है, पनडुब्बी है, ड्रोन है, तो उसमें से ड्रोन टिक करना है। दूसरा ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी जो मानव रहित आत्मघाती ड्रोन है वो कौन सा है? तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में रहेंगे, तो वहाँ पे नागास्त्र 1 जो है वो पहला है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके निर्माण में लगी 75% से अधिक सामग्री स्वदेशी बताई गई है। लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण लोइटरिंग म्यूनिशन नाम इन्हें दिया गया। अच्छा, नागास्त्र 1 का नाम लोइटरिंग म्यूनिशन भी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके उपलब्ध होने से सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए फाइटर जेट के स्थान पर इनका इस्तेमाल भी सेना द्वारा किया जा सकेगा। तो ये फाइटर जेट का भी जगह ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नागास्त्र 1 यानी कि लोइटरिंग म्यूनिशन का नाम फोटो दिया हुआ है। आगे देखते हैं। स्वदेशी नागास्त्र 1 की रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए ये 1 किलोग्राम के उच्च विस्फोटक के साथ 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। यानी कि ये 1 किलोग्राम तक का जो है वो विस्फोटक के साथ 60 से 90 मिनट तक ये उड़ान भर सकते हैं, और इसके बाद दुश्मनों के टैंक में जाके वहाँ हमला करके उनका सत्यानाश कर सकते हैं। आगे देखते क्या, डिफेंस सेक्टर में मजबूती के लिए सेना ने स्वयं विकसित किए खरगा ड्रोन। अच्छा, ये दूसरा कोई ड्रोन है खरगा ड्रोन, जो कि डिफेंस सेक्टर में मजबूती के लिए सेना ने खुद से विकसित किए हैं। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में मजबूती लाने के साथ साथ इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भारतीय सेना ने स्वयं भी आत्मघाती ड्रोन विकसित किए हैं, जिन्हें खरगा कामिकाजे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सेना के द्वारा बनाया गया कौन सा ड्रोन है, तो खरगा ड्रोन, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटेलिजेंस व निगरानी के लिए उपयुक्त खरगा 700 ग्राम विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकते हैं।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और कैमरों से लैस खरगा की रेंज लगभग 1.5 किलोमीटर है तथा कम वजन के साथ 40 मीटर प्रति सेकंड की गति यह पकड़ सकता है। आगे देखते हैं, रडार की रेंज में न आने वाले इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में प्रचुरता से हुआ है। अच्छा, रूस यूक्रेन युद्ध में प्रचुरता से इसका इस्तेमाल हुआ है। और अब अच्छा, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में प्रचुरता में हुआ है, ना कि खरगा ड्रोन का इस्तेमाल। और अब तो हमारे पास भी है, यानी कि भारत के पास भी है। ठीक है, चलिए, होप ये क्लियर होगा आप सबको। आगे देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है, सेना के लिए K9 WST तोपों का निर्माण करेंगी लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सैन्य क्षमता को और अधिक सशक्त टुब्रो ओके सैन्य क्षमता को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार अब सेना के लिए 100 K9 WST तोपें खरीदने जा रही है। ठीक है, K9 WST तोप है और इनकी जो संख्या है वो 100 है, जो कि सरकार खरीदने जा रही है। इसके लिए तो सैन्य क्षमता को और अधिक सशक्त करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम इन तोपों का निर्माण देश में ही लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जाएगा। L&T से इसकी खरीद के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पैसा। इतना करोड़ के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा लार्सन एंड टुब्रो के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2024 को किया है, यानी कि 7,628.70 करोड़ इसमें जो आने वाला खर्च है वो है। आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि K9 WST की खरीद से भारतीय तोपखानों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सेना की समग्र युद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यह बहुउपयोगी तोप देश में कहीं भी ले जाने में समर्थ होने के साथ ही छोटे छोटे रास्ते से भी संचालित होने की सक्षमता के कारण भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, ये इसका खासियत है कि कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं और छोटे छोटे रास्तों में भी ये आसानी से संचालित हो सकते हैं। ठीक है, जिससे सटीकता के साथ साथ गहराई तक हमला करना संभव होगा और यह सभी इलाकों में तोपखानों की उपलब्धता को बढ़ाएगी K9 WST तोप को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में शून्य से नीचे के तापमान में भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ हमला करने में सक्षम बनाया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार देश में ही उत्पादन के चलते इस परियोजना से 4 वर्षों की अवधि में 9 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि अपने देश में ही इसका उत्पादन हो रहा है, तो इससे रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन इससे मिलेगा। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत का ध्वजवाहक होने की भूमिका निभाएगी। ओके, तो इसमें कुछ खास था नहीं, आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। K9 WST तोपों का निर्माण हमारे ही देश में हो रहा है। कौन सी कंपनी कर रही है, तो L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य देश का 57वां टाइगर रिजर्व क्या है, तो मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा रिजर्व है, तो 57वां टाइगर रिजर्व। हालांकि सारे टाइगर रिजर्व याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी एक मिनट हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो सारे टाइगर रिजर्व याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी करंट इशूज़ है, करंट में जो अभी चल रहा है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को औपचारिक रूप से बाघ अभयारण्य
नवंबर 2024 में अधिसूचित किया था, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, तो यहाँ पे 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो यहाँ पे जगह का नाम आप लोग देख लीजिए, छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में है, और कौन सा है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इसको हो सकता है, तो हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन जिले में स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को दिसंबर 2024 में बाघ अभयारण्य अधिसूचित कर दिया है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 3 दिसंबर 2024 की अधिसूचना में दी गई है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां तथा देश का 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे आप सब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप सबसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां, मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व है, और देश का जो है वो 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। तो इसको आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, जबकि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो टाइगर रिजर्व है, ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिसंबर 2024 में प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 8वां तो रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और रायसेन जिले में पड़ता है। और अगर यहाँ पे क्या नाम है इसका, शिवपुरी मध्य प्रदेश में ही शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को अगर अधिसूचित कर दिया जाता है, तो इसके बाद वो 9वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, रातापानी को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने को पर्यावरणविदों के लिए अच्छी खबर बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय के साथ भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में 57वां बाघ अभयारण्य शामिल किया जाना प्रकृति के संरक्षण के प्रति हमारे सदियों पुराने लोकाचार के अनुरूप है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, भारत में बाघों की संख्या 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से समझाया गया है। होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।